क्या था, थोड़ा सा उसका बात कर लेंगे। बेटा सब कोड तो टेबल मिल ही गया होगा जेपीजी फॉर्म जी में। सर। हाँ जेपीजी फॉर्म में गया यस होगा। सर। और अगर क्वालिटी खराब हुई हो तो आई विश कि आप इतने समझदार हैं कि पढ़ तो पाते ही होंगे। अच्छा देखिए, पढ़ पाने के क्रम में आप इसमें क्या याद रखना चाहेंगे, क्या याद होना चाहिए? असल में आपको बताऊं, जरूरी नहीं कि आपको ये याद हो, याद है तो ठीक, नहीं याद है तो भी काम चल जाएगा। हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट जो है, मेन जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो किसका है? तो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है कि हमको फॉर्मूला मालूम है। आपने देखा है कि आपको मिरर फॉर्मूला मालूम है, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मालूम है, आपको ये भी मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज रिफ्लेक्शन के केस में एक तरफ हो जाए तो इमेज रियल बोला जाता है, अगर अपोजिट हो जाए तो वर्चुअल बोला जाता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं बोल सकते कि कब वो रियल होगा कब वो वर्चुअल होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, बेटा अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीन पे आप ओके बोल दीजिएगा कि हाँ स्क्रीन आपको अच्छे से मिल रहा है कि नहीं। तो अ, आज डेट जो हमारी है 4 मई। बेटा सबको स्क्रीन मिल रहा है जी सर। और आवाज़ भी सबको अच्छे यस से आ रही है? सर। यस सर। हाँ। तो यस आज, सर। हाँ आज आई थिंक हमारी 8वीं क्लास होगी। हाँ 8वीं क्लास है। तो क्लास 8 और आज डेट है 4 मई। ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था, आपको याद होगा कि भाई आपके पास मिरर फॉर्मूला है, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ अभी। आपके पास मिरर फॉर्मूला है, वो आपको मालूम होना चाहिए। आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों मालूम है प्लस आपने देखा था बेटा, अभी चूंकि हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो सारी बातें हम रिफ्लेक्शन को लेके ही करेंगे। अब इसके बाद आगे रिफ्लेक्शन आ जाएगा तो रिफ्लेक्शन की बातें करने लगेंगे। तो बेटा हमने ये पढ़ा है कि भाई कोई भी मिरर हो, जैसे अभी मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया। अब ये कॉनकेव मिरर में हमने ये देख लिया कि भाई जिस तरफ मान ले इस तरफ ऑब्जेक्ट है और इसी तरफ इमेज बन जाए, तो बताओ बेटा हमने क्या पढ़ा, ये इमेज कैसा होगा, रियल या वर्चुअल? रियल। रियल। रियल, ये सबको मालूम चल गया नहीं? अब अगर यस सर। अगर इसी केस में इमेज हमारा इस तरफ बन जाता, इस तरफ, तो ये कैसा हो जाता बेटा? वर्चुअल। 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 अब क्यों कैसे, मैंने लास्ट में बताया था, क्यों कैसे आपको अगर नहीं भी याद है तो ये आपको कम से कम मालूम होना चाहिए कि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किस तरफ होना चाहिए, तब आपका इमेज बनेगा। तो ये आप कंफर्म कर लें। तो ये तो बात रही बेटा इमेज की, और आपने मेरी बातों को अक्सर अगर सही से सुना होगा तो मैंने ये बताया था कि भाई हमको इमेज के ही रियल वर्चुअल होने से मतलब है, बाकी ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऑब्जेक्ट के बारे में बता नहीं सकते, ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो कि मेरे पास एक मिरर है, ये है, फिर से कॉनकेव मिरर ही ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि कैसा मिरर है। अब सोचो बेटा हमारा ऑब्जेक्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हमारा इधर हो सकता है या तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर हो सकता है। आगे वाले को O1 और पीछे वाले को O2 कह देता हूँ। अब बताओ बेटा O1 जो होगा, O1 ये रियल होना चाहिए वर्चुअल? रियल। रियल। अच्छा बेटा ये रियल का अगर मैं रीजन पूछूं कि क्यों, तो क्या बताएंगे क्यों ये रियल है? एक्चुअली सारी मीट हो रही है ना, देखिए बेटा इमेज एक्चुअल, एक्चुअली मीट हो रही है। हाँ देखिए बेटा होता क्या है कि हम असल में जिस ओवन की बात कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए तो रिफ्लेक्टिंग साइड पे है, और अगर रिफ्लेक्टिंग साइड पे है तो यहाँ से लाइट रे जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके लौटेंगी जिस तरफ लौटे। अब ये इसी तरफ लौटती है, उल्टी साइड लौटती है, ये बात की बात है। लेकिन इंसिडेंट लाइट रे को हम बढ़ाएंगे तो पीछे रियल में मिलेंगी। ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट इधर ही रखा हो, इधर मतलब ओवन की तरफ ही, लेकिन अगर लाइट रेज ऐसे जाए, ध्यान दें ऐसे ऐसे, अभी भी रिफ्लेक्टिंग साइड पे है ना, अभी भी रिफ्लेक्टिंग साइड है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट के अगर कंडीशन दें भाई कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो पीछे तो मिलेंगे नहीं। इस तरफ आप देख रहे हैं कि कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, तो जाहिर सी बात इधर नहीं मिलेंगी, आपको मिरर के दूसरी तरफ मिलानी पड़ेगी। तो जो O2 आपको दिख रहा होगा वो वर्चुअल है। अब ये वर्चुअल के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है? तो इसका रीजन ये हो सकता है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो O2 आपके किस साइड पे है, आपके पेंटेड साइड पे है ना। और पेंटेड साइड पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो होना चाहिए रियल कंडीशन उसको ब्रेक करा, इसका मतलब है वर्चुअल है। इसका मतलब यही होता है बेटा कि जो O2 है उसके लिए ऐसा नहीं कि लाइट रेज उधर से ही निकल रही। देखिए ध्यान से आप देखिएगा, लाइट रेज कभी भी O2 से ऐसे नहीं निकलेंगी। आप ये लोग बेटा आप ये गौर कर पा रहे हैं, जो ने येलो कलर का बनाया है, इसको आप गौर कर पा रहे हैं? यस सर।
कुछ लोग क्या करते हैं, Yes, वो sir. यस वो सर। वो O2 बनाते हैं, O2 बनाने के बाद वहां से लाइट रेज लेके जाते हैं, पर बेटा ऐसा नहीं है। होता क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड से लाइट रेज जाती है और जाने के प्रोसेस में वो रिफ्लेक्टिंग साइड पे ही जाती है, लेकिन वो चूंकि पीछे बढ़ाने पे मिल नहीं पाती, इसलिए ऑब्जेक्ट जो होता है वो उल्टी साइड में हमको बढ़ा के बनाना पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है, तो हमेशा ही क्या होगा बेटा, रियल। और अगर आपको लगे कि नहीं पेंटेड साइड पे है, तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अब पेंटेड साइड में क्यों होगा, असल में होता नहीं वहां पे, होता तो रिफ्लेक्टिंग साइड पे ही है, लेकिन हम इंसिडेंट लाइट रे को मिला के ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि उस तरफ, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है यानी लेफ्ट साइड में, ओवन के साइड में, उस तरफ मिल ही नहीं पाता, इसलिए ऑब्जेक्ट को हमको मजबूरी में दूसरी तरफ बनाना पड़ता है, और इस तरीके से वो क्या बन जाता है, वर्चुअल बन जाता है। तो बेटा यहाँ पे ये हम मान लेते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन का केस है, और अभी हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो उस केस में अगर रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ ऑब्जेक्ट है तो वो रियल होगा, और अगर पेंटेड साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो कैसा होगा, वर्चुअल। इमेज की कहानी हमने बेटा पहले ही पढ़ ली, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड तो इमेज क्या होगा, रियल, और ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड तो इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल। ये हमेशा रहेगा। अब बेटा अगर आपको इतनी कहानी याद है, कहानी कितनी हो गई टोटल, आप कहें तो 4। पहली कहानी मिरर फॉर्मूला, दूसरी कहानी मैग्निफिकेशन, तीसरी कहानी जो हमारे लिए है दैट इज इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड में है या नहीं है, इससे हम इमेज के रियल वर्चुअल होने की बात कर लेते हैं, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट पेंटेड साइड में है या रियल साइड में, रियल साइड में है तो रियल होगा, पेंटेड साइड में है तो वर्चुअल होगा। इतनी कहानी बेटा याद है तो आपको इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना, आपको इसको पढ़ना नहीं पढ़ना मतलब ये जो टेबल है उसको याद नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपको याद हो जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर सीधे आ जाते हैं। और जहां तक नीट का सवाल है उस पे इस टाइप की याद करी हुई चीजें अक्सर काम आती हैं, तो हम इनको देखेंगे। बेटा बताएं, ये जो हमने बात करी अभी ऑब्जेक्ट के रियल वर्चुअल की, ये सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। हाँ, Yes, sir. ओके बेटा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपने हेडिंग लिखा था, हमने जो पहला मैंने इमेज आपको शेयर किया है, उस इमेज का जो सबसे पहला हेडिंग है, मतलब जिसके अंडर में वो आता है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव मिरर। तो इसको अपने हिसाब से शॉर्ट में ब्रेक करके लिख लेता हूँ। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। बेटा कॉनकेव मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्वेक्स से। बेटा ये किसी का माइक खुला रह गया है तो वो समस्या कर रहा है, तो आप बेटा हमेशा बंद कर लिया करिए, ठीक है। जो ऑन करे वो बंद कर ले, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये जो टेबल बनाया गया उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है बेटा रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपका फिगर अच्छा होना चाहिए, मतलब फिगर अच्छा होने से काम नहीं चलता है, सौभाग्य भी होना चाहिए। तो रे ट्रेसिंग से आप अक्सर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ पे बनेगा वो बता देंगे। लेकिन बेटा ये किस पे डिपेंड करता है, भाग्य पे और आपके उस स्किल पे जिसमें आप अच्छे से ड्राइंग कर पाते हैं, ठीक है, जो सबके बस की बात नहीं है। और अगर आप अच्छी ड्राइंग भी कर पाते हैं तो उसमें मैंने वर्ड जोड़ा सौभाग्य होना चाहिए, क्योंकि कई बार दुर्भाग्य होता है कि आप जिस स्फीयर का सेंटर ले रहे हैं वो कहीं ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा ले लिए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और टूटा फूटा अगर सब सही है तो सही हो जाता है कई बार। तो रे ट्रेसिंग आपको सुन के, सोच के, समझ के तो अच्छा लगेगा, नहीं ये काम का हमारे है नहीं, क्योंकि अक्सर इसमें गलतियां होती हैं। बेटा ये बात समझ में आई? Yes, sir. चलो अब उसके बाद दूसरा, हाँ दूसरा जिसपे हमको रिलाई करना चाहिए दैट विल बी फॉर्मूला। फॉर्मूला से मेरा मतलब वही चारों चीजों से है। पहला मिरर फॉर्मूला, दूसरा मैग्निफिकेशन, तीसरा इमेज कब वर्चुअल रियल होगा, चौथा ऑब्जेक्ट कब रियल वर्चुअल होगा। तो वो हमारे फॉर्मूले में आएगा और वो एकदम रामबाण है, वो कभी भी खाली नहीं जाता, वो हमेशा ही यूज हो जाता है और किसी भी कंडीशन में यूज करो। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें अपना दिमाग के ऊपर ये प्रेशर नहीं पड़ता कि आपको कुछ याद रखना है, तो ये एक अच्छी बात है। तो मैं कुछ कंडीशन जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है उसके लिए मैं बात करूंगा, वो याद हो जाए तो अच्छा, नहीं तो मैं एक आध आप कहेंगे तो मैं फॉर्मूला रख के दिखा दूंगा कि देखो कैसे यही बात हम बता सकते हैं, हमको जरूरी नहीं है कि ये टेबल याद हो, ठीक है। अब देखिए उसमें इन्होंने क्या करा है, उन्होंने बेटा एक आप देख रहे होंगे आपके पास फोटो तो है ही, तो उन्होंने एक मिरर बनाया एंड दैट मिरर इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर
के बाद लेने के बाद उन्होंने कई रीजन को डिसाइड कर दिया, भाई इस रीजन में हो तो क्या होगा, उस रीजन में तो क्या होगा। तो इस रीजन को उन्होंने डिसाइड करने के लिए बेटा एक प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करा हुआ, तुमको दिख ही रहा होगा सब लोगों को। और ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ओ, हालांकि उन्होंने इसको सी से लिखा, तो मैं भी सी ही लिख देता हूँ जिससे हमारा उनका बोलते समय सही रहे, मतलब ट्यूनिंग बैठ जाए। और आपने देखा बेटा पोल और सी के बीच में ही एफ होता है, दैट इज फोकस। तो इन्होंने बेटा रीजन कैसे बनाया, रीजन इन्होंने ऐसे बनाया, ये जो इधर इन्फिनाइट है उसको उन्होंने माइनस इन्फिनाइट कहा है, हाँ, और इस तरफ वाले इन्फिनाइट को उन्होंने प्लस इन्फिनाइट कहा है, ऐसे नाम ले लिया है। तो कहा है भाई माइनस इन्फिनाइट से सी के बीच का जो भी रीजन होगा उसको मैं 1 नंबर कहूँगा, सी और एफ के बीच में जो रीजन होगा उसको हम 2 नंबर कहेंगे, एफ और पी के बीच में जो रीजन होगा उसको 3 नंबर कहेंगे, और पी और इन्फिनाइट के बीच में जो होगा उसको 4 नंबर कहेंगे। सही बेटा। अब इससे हमको ये मान चल जाएगा कि भाई ऑब्जेक्ट जब यहाँ होगा तो इमेज कहाँ पे होगा। तो बेटा पहला आप देखेंगे 2 पॉइंट शुरू में लिखा है, शुरू में लिखा है कि भाई ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में हो तो इमेज किस पोजीशन में बनेगा। इन्होंने उसकी कहानी पहले लिख दी, तो आप भी अगर इस कहानी को देख लेंगे तो आपको याद रहेगा और आसान हो जाएगा। देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट बेटा रीजन नंबर 1 में है, रीजन नंबर 1 आप देख ही पा रहे हैं, ये है रीजन नंबर 1। बेटा लग रहा है कि कोई प्रकट हुआ है अभी और उसको ज्वाइन कराना शायद। मैं शेयरिंग स्टार्ट बहुत मेहनत करने के बाद जो भी है वो शायद जा भी चुका है, फिर प्रकट होगा। बेटा फिर से मेरा जो है स्क्रीन शेयर हो गया इसकी, हाँ देखिए बेटा ये रीजन आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा, ये रीजन जो है ये रीजन नंबर 1 है, ठीक है बेटा। हाँ हाँ बोल दीजिए, नहीं तो जरूरी है रीजन 1 सबको दिखे। हाँ हाँ ये हाँ बेटा इस केस में जो ईमेज, हाँ बेटा स्क्रीन नहीं आ रही तो आप यूट्यूब पे भरोसा करिएगा, अब आपकी वहाँ नेटवर्क की दिक्कत होगी। बेटा अगर ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट अगर रीजन 1 में है तो आप पढ़ भी पा रहे होंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो इमेज बनेगा बेटा वो हमेशा रीजन नंबर 2 में बनता है। अब कैसे बनता है ये दिखाया जा सकता है 2 तरीके से, या तो मैं रे ट्रेस करके दिखाऊं और या तो मैं आपको कैसे दिखा दूं फॉर्मूला लगा के। तो मैं अभी तो आपको दिखा रहा हूँ कि भाई कहाँ पे है, तो देखो रीजन नंबर 2 में बनेगा, ये आपको याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे इमेज के केस में क्या लिख लेता हूँ 2 नंबर, ठीक है बेटा। अब अगर ऑब्जेक्ट 1 में होगा तो 2 में होगा इमेज। ध्यान दे बेटा यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ काम करती है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ का मतलब क्या होता है कि अगर लाइट रे पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है तो अगर आपने उसको पलटा तो बी से ए की तरफ जाने लगती है। उसी का फायदा उठा के हम ये बात कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रीजन नंबर 2 में हुआ तो उसका इमेज रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से कहाँ बनने लगेगा बेटा, रीजन नंबर 1 पे। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा। यस सर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है, एफ और पी मतलब ये वाला रीजन यहाँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस रीजन में है तो उसका बेटा इमेज जो बनता है, उसका इमेज बनता है वो उसके उल्टे रीजन में यानी इस तरफ बनता है, वो भी लिख लेते हैं और रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ को भी फॉलो कर लेंगे। तो देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट 3 नंबर रीजन में है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, 4 नंबर रीजन में। और रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से अगर हमारा ऑब्जेक्ट 4 नंबर रीजन में है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा, कहाँ पे बनेगा, 3 नंबर रीजन पे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। बताओ बेटा ये सबको समझ में आ गया क्या? तो ये याद रहेगा तो देखो कितना आसान रहेगा कि भाई हम बड़े आराम से। अब ये यही बात बेटा मैं आपको दिखाऊं तो जो है मिरर फॉर्मूला से मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक देख लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रीजन नंबर 2 में है, रीजन नंबर 2 में। अच्छा रीजन नंबर 2 में अगर ऑब्जेक्ट है तो मैं कहीं लिखूंगा फिर उसको हटा दूंगा बेटा, क्योंकि वो काम का नहीं है। नहीं तो आपको बहुत कुछ लगेगा क्या ये भी याद रखना है, क्या वो भी याद रखना है क्या। तो देखें ये बेटा हमारा मिरर है, अगर मैं पूरा स्फीयर बनाता तो कहीं ना कहीं सेंटर यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे, सही है, ये सेंटर हो जाता, ये वाला ये सेंटर हो जाता, ये पी हो जाता, ये बीच वाला एफ हो जाता, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है मैं कहीं बेटा यहाँ पे रख ले रहा हूँ, सही है। अब इस केस में हम अगर इमेज बनाएं तो इमेज कैसे बनाएंगे, ये अभी क्या मैंने बनाया बेटा, ऑब्जेक्ट है ये जो भी बनाया है दैट इज ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं एरो बना के बनाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये तो कहीं ऑब्जेक्ट यही ना हो,
ये जो दिख रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट। सही है। अब बेटा कोई कहे रे ट्रेसिंग से बनाओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं दो लाइट रेज जो जानता हूँ, याद है कल नहीं मतलब जो लास्ट वाली क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था। तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं इस हेड को ए और इसके टेल को बी कहूँ, तो बेटा बी को बनाने की जरूरत नहीं है, बी तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल एक्सिस में ही बनेगा, ए को बना लो बी अपने आप बन जाएगा। कैसे वो देखेंगे। तो ए से मैं दो लाइट रेज ले जाता हूँ, एक लाइट रे ऐसे ले जाता हूँ फोकस से। अब बेटा बताओ फोकस से जाने वाली लाइट रेज क्या सबको मालूम है पैरेलल हो जाती है। Yes, sir. देखो ये बेटा पैरेलल चली गई, ठीक है। अब देखो क्या ये भी मालूम है कि जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो फोकस से होकर जाने लगेगी। Yes, sir. हाँ अब देखो बेटा, Yes, sir. हाँ हाँ सही। तो ये अब यहाँ पे चूंकि फिगर की जरूरत है कि भाई कैसा बनाओ, तो आपको ये दो लाइट रेज बेटा दिख रही होंगी। मैंने क्या करा, एक फोकस से पास करा दिया और एक जो है फोकस से पास करने वाला पैरेलल हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास करने लगेगा, फोकस से पास करने लगेगा। अब जाहिर सी बात है फोकस आप मान लीजिए, क्योंकि मैंने बता रखा है कि भाई सीधी लाइन खींचना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो देखो बेटा जितना भी है उसमें आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि भाई लाइट कहाँ से पास कर रही है और कहाँ पे कट कर रही है। बेटा क्या आपको कट करते हुए दिख गई यहाँ पे ए डैश पे। Yes, sir. अब कोई इसमें, हाँ अब इसमें देखिए क्या है, ए डैश का इमेज बन गया। अब हमको बी कैसे मिलेगा, ए डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये हो गया बी। देखो बेटा इमेज ऐसे बन गया। देखो इमेज थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है बेटा, Yes, sir. हाँ बड़ा दिख रहा होगा और उल्टा भी दिख रहा होगा। देखो ऑब्जेक्ट ए भी ऊपर मुंह करा हुआ है, जबकि नीचे ए डैश बी डैश नीचे की तरफ मुंह करा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, रे ट्रेसिंग। सही है, मैंने रे ट्रेस करा और आपको मैंने ये भी बताने की कोशिश करी कि भाई देख लो यहाँ पे फिगर जो है अच्छा बनना जरूरी है। तो यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत। No, sir. बेटा हमको मेन जो कॉन्सेप्ट है उसमें इस फिगर को रखना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ। इसमें किसी को पूछना तो नहीं है, इसमें किसी को कुछ पूछना है बेटा। No, sir. इसको हटा दूं या मेन पीडीएफ में आप इसको चाहते हो, जल्दी बता दो बेटा। रहने दो, तो रहने दूंगा मतलब मैं यहीं कहीं किनारे लगा देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ तो ये हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा वर्क। अभी एक्स्ट्रा वर्क मतलब समझना कि जरूरी नहीं कि आप इसको याद करो, और सेम टाइप का एक एक्स्ट्रा वर्क हम और करेंगे। एक्स्ट्रा वर्क में मैं आपको यही चीज फॉर्मूले से बताऊंगा। देखो बेटा फॉर्मूले से अगर मैं बताऊं तो देखो ऐसे देखिए, मैं एक बार बताऊं क्योंकि जानते हो आप सबको बताना बड़ा मुश्किल है, आप समझ भी पा रहे होंगे। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं दिखाऊं तो देखो बेटा यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है, और ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा था आपको मालूम ही है, यहाँ पे रखा था। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यू। बताओ बेटा सही है, सही बेटा यू। अच्छा हमको बताना है वी क्या होगा, कितना होगा, इसी से हमको बहुत सारी बातें भी मालूम चल जाएंगी। तो वी हमको बताना है, इसका फोकल लेंथ एफ है। अब बताइए कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बेटा, फोकल लेंथ पॉजिटिव या निगेटिव, Negative. हाँ नेगेटिव सही है। तो हाँ नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव लिख दिया क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करना। देखो बेटा बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर मिरर फॉर्मूला देखो या कोई भी फॉर्मूला देख लो, मैं अभी चूंकि मिरर फॉर्मूले की बात करूँ इसलिए मिरर फॉर्मूला ही बोल रहा हूँ। तो मिरर फॉर्मूले में जब हम तीन अननोन क्वांटिटी को देखेंगे, जैसे वी यू या आर को देखेंगे या वी यू या एफ को देखेंगे, कोई भी मिरर फॉर्मूला आप कैसा भी यूज कर लो, इन तीन अननोन में से हमको एक अननोन चाहिए होता है। तो एक अननोन जो चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे वी हमको चाहिए, तो इस अननोन में हमको दो चीजें अननोन है। पहला अननोन ये है कि वी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, और दूसरा अननोन ये है कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है। इसीलिए हम वी के सारी वैल्यूज बता पाए, यानी वो डायरेक्शन वाइज किस तरफ है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, उसके लिए जरूरी क्या है कि मैं फोकल लेंथ को प्रॉपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिखूं। इसके साथ ये भी जरूरी है कि मैं यू जो है दैट इज अनदर एंड रेस्ट क्वांटिटी, वो भी मैं प्रॉपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बताऊं, जिससे जब मैं ये बताऊं तो मेरे लिए जो वैल्यू आए वी की वो प्रॉपर साइन और मैग्नीट्यूड के साथ आए। इसलिए बेटा जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं साइन कन्वेंशन या वेक्टर फॉर्मूला, इसमें हम अननोन क्वांटिटी को हम अननोन छोड़ देते हैं, बाकी सारी क्वांटिटी को विद प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड विद प्रॉपर डायरेक्शन लिखते हैं। सही बेटा। तो हाँ तो बेटा यहाँ पे u की अगर मैं बात करूं, u की बात, बेटा u को जरा ध्यान से देखना आप।
यू बताओ बेटा क्या लगता है, एफ से बड़ा है स्मॉल एफ से या छोटा? बड़ा है सर। बड़ा है, वो दिख रहा है ना बेटा। देखो एफ तो इतना लेंथ है, सबको दिख रहा होगा इतना लेंथ, तो एफ होगा इतना लेंथ। और इतना जो छोटा सा लेंथ है एफ और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो एक्स्ट्रा है ना। तो यू को आप चाहो तो आप ऐसे बता सकते हो कि भाई एफ से बड़ा है, यानी यू इज ग्रेटर देन एफ। या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि यू जो है वो है एफ प्लस एक्स। बताओ बेटा सही है? एक्स जो है वो एक्स जो है वो इतना लेंथ हो जाएगा, इतना लेंथ। यस सर। बहुत सही। तो u की वैल्यू की बात करें तो दैट विल बी f प्लस एक्स, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव बेटा? नेगेटिव। बहुत सही। नेगेटिव। हाँ अब मिरर, हाँ बहुत सही। अब मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ध्यान देना बेटा, अब ऐसी गलती मत कर देना। आप देखो u को किस टर्म में लिखो, f के टर्म में ना। अब कहीं आपने यहाँ पे फॉर्मूले में 2/r लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब आपको f और r को कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा होगा कि f ही के टर्म में आ जाए, जिससे आप आराम से चीजों को बता पाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप r मत यूज कर लीजिएगा, नहीं तो आपको u में f दिखेगा और f के जगह पे 2/r लिख दिया होगा, तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको देखिएगा। तो मैंने 1/v लिखा, वैल्यू सबकी कॉपी करते हैं, तो u हो जाएगा प्लस 1/f प्लस एक्स विद नेगेटिव साइन, जो कि आगे जाके मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा 1/f। तो f जो कि निगेटिव, तो यहाँ पे मैंने निगेटिव लगा दिया। अब मैं यहाँ से v सॉल्व कर लेता हूँ मिला जुला के। तो v जब सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे 1/f प्लस एक्स उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1/f। इसको सिंपली बेटा थोड़ा ध्यान देना, ये f और v एक जैसा लग रहा है, तो मैं v को थोड़ा सा स्टाइलिश बना के v जैसा ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा f प्लस एक्स इंटू एफ, ये आप देख पा रहे होंगे। अब वैल्यू रखते हैं तो ऊपर आ जाएगा f माइनस, और f है तो यहाँ पे आ जाएगा f प्लस एक्स, तो ये f चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन f टाइम्स ऑफ f प्लस एक्स। बेटा इतना वैल्यू आ गई 1/v की। अब जो आया है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, v जब मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा x अपॉन f टाइम्स, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, पूरा लिख दो बेटा, इन्वर्स करके लिखना था ना। तो f अपॉन f प्लस एक्स अपॉन एक्स विद नेगेटिव साइन। बताओ बेटा क्या ये v की वैल्यू आ गई? यस सर। या ध्यान दीजिएगा बेटा v, Yes, sir. हाँ ध्यान दीजिएगा v बेटा आप बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव मतलब क्या आपको नहीं लगता कि इमेज कहीं इस तरफ बनेगा? बेटा किसी का माइक ऑन रह गया है, और जिनका भी ऑन ये है वो बहुत ही अजीब सा आवाज कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आवाज कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक आवाज को थोड़ा सा रोक दें, आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रहा है। जब बोला हो तभी ऑन करिए भाई, उसके बाद फिर ऑफ कर दीजिए। वो तो स्पीक नाउ करके आता है, दबाया बोला छोड़ दिया ऑफ हो गया। ठीक है, तो बताए बेटा कि क्या ये निगेटिव ये कंफर्म कर रहा है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनेगा, ये आप समझ गए? हाँ। अच्छा अब हमको देखना है कि हमारा निगेटिव का काम तो हो गया। अब जरा एक बात मुझको और ये बताओ कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज f टाइम्स ऑफ f प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये क्वांटिटी क्या 2f से बड़ा है? बताओ बेटा। ये क्या सब देख पा रहे हैं? जैसे देखो f को मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा f स्क्वायर प्लस एफ एक्स, इसको अब x से डिवाइड करना होगा। जब x से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा f स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स और प्लस f। अब बेटा देखो यहाँ पे f जो तुमको दिख रहा होगा f, ये f प्लस समथिंग है, यानी ये f से तो बड़ा है, यानी हमारा इमेज f के आगे तो होगा। लेकिन साथ साथ देखो ये x जो होगा, ये x ये f से बहुत ज्यादा छोटा है ना, दिख पा रहा होगा। तो f स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो गया, तो कम से कम f स्क्वायर अपॉन एक्स f से तो बहुत बड़ा होगा। और अगर ऐसा होगा तो ये f यहाँ से आ जाएगा, कम से कम यहाँ से f आ ही गया। और ये वाला आपको जो दिख रहा है बेटा, इसमें आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, अगर आपको ये x f लिखना हो, जैसे अभी देखो कंडीशन तो ऐसा है बेटा, समझिएगा मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई x जो है वो f से छोटा है, वो आपको दिख भी रहा होगा बेटा, आपको दिख रहा है ना, ये x जो मैंने ये लिखा है ये बहुत ज्यादा छोटा है f से, है ना। चलो आपकी सहूलियत के लिए मैं, अब जैसे कुछ लोग कह रहे होंगे बहुत कहाँ छोटा है, ये जो b है ये c और f के बीचों बीच लग रहा है, मैंने कहा चलो ये भी मैं मान लेता हूँ। तो हाँ, तो मैं x को ऐसे बोलता हूँ कि जो x दिख रहा है ये है f/2। सही है बेटा, यहाँ तक अच्छा लग रहा है?
सही है ना? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे रख के जरा देखना ये वैल्यू पे, तो देखो ऊपर है एफ स्क्वायर, नीचे है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू अगर एफ बाई टू रख दोगे तो इतना हो जाएगा प्लस एफ। ये वैल्यू बेटा समझ रहे हो ना मैं कहाँ से लाया हूँ? ये लाया हूँ यहाँ से, सही है? दैट इज वी की वैल्यू है ये समझ आ रहा है बेटा सबको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो देखो ये कितना बचा, ये आज बचा 2f प्लस एफ, कितना एफ आ गया भाई? 3f। अब 3f जाहिर सी बात है 2f से बड़ा है, अब 2f से बड़ा है तो जाहिर सी बात है इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। अब सीधा बनेगा उल्टा बनेगा, वो मैग्निफिकेशन बता देगा हमको, सही है? तो बेटा इस तरीके से हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखो एनालिसिस कर लेते हैं, अब तुम इसमें सोचोगे कि ये इतना कुछ करना होगा, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा फेवरेट क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं जानबूझ के ये जो एफ और बी के बीच का डिस्टेंस एक्स था ना, तो देखो जितना बड़ा अननोन तुम करोगे यानी जितने ज्यादा टाइप के अननोन करोगे उतना ही तुमको एनालिसिस में दिक्कत होगी। तो क्या करो, सी और एफ के बीच में रख के पहले ही एक्स को बोल दो कि भाई तुम एफ बाई टू हो, सही है? और एफ बाई टू पे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो तुमको मान चल जाएगा सीधा आंसर। मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जो जब पहली बार हमने एक्स रखा था यहाँ पे, ये एफ बाई टू हो जाता तो ये माइनस थ्री एफ बाई टू पहले से ही आ जाता। अब इसको सॉल्व करते तो मेरा वी एकदम सीधे आंसर के साथ आ जाता, इतना कुछ तामझाम नहीं करना पड़ता। ये मैं उनके लिए बोला हूँ जो थोड़े सोचने वाले प्राणी हैं, नहीं सोचने वाले हैं, एकदम एकदम एक फिक्स वाले नीट के हैं, तो उनके लिए तो एकदम सीधे वैल्यू जो है यूज कर लेना है। समझ में आ गया बेटा सबको? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझको मान लो एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, तो कहीं यहाँ रखूंगा, ठीक है, यहाँ रखूंगा। अब यहाँ रखूंगा तो जाहिर सी बात है मैं, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो इसको एक्स कहने लगूंगा कि भाई ये एक्स डिस्टेंस है, फिर आगे सॉल्व करो। और आप अगर समझदार हैं तो आप समझिए पी और एफ के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल एफ, तो ये आधा आधा तो लग ही रहा होगा, तो आधा आधा रख दीजिए ना भाई, एफ बाई टू रख दीजिए, उसको एक्स को एफ बाई टू कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, आपका सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे कुछ लोग यहाँ पे रखेंगे, मान लो कुछ ऑब्जेक्ट कोई रखता है यहाँ पे, इसको कहते हैं ए बी, भाई यहाँ रख रहे हैं तो ठीक है, ये डिस्टेंस हमको बताना होगा, तो ये डिस्टेंस बताओ क्या सी के आगे है? हाँ। तो क्या ये 2r से बड़ा होगा? हाँ। अभी 2r से बड़ा 4r रख लो, किसने, सॉरी 2r से बड़ा होगा मतलब 2f से बड़ा होगा, मैंने r कह दिया, तो 2f से बड़ा होगा, तो 2f से बड़ा होगा तो मैंने ये कहा कि भाई इसको 4f बोल दो, क्या दिक्कत है? ये रहा 4f, और 4f के साथ सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तुम्हारा f के टर्म में आंसर आ जाएगा, तुमको मालूम चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमारा इमेज कहाँ पे बनता है। बताओ बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे हम फॉर्मूले का यूज करके बातें करते हैं? Yes, sir. अच्छा बेटा ये जो अभी हम कर रहे हैं इसमें आपने देखा होगा रे ट्रेसिंग अभी तक लग रहा होगा बड़ा आसान था, उसमें उल्टा इमेज बन गया था, बड़ा बना था ये सब। अब उसमें ध्यान दो कि अगर हम फॉर्मूले के थ्रू जा रहे हैं, तो फॉर्मूले के थ्रू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हम बता देंगे। तो बेटा देखो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे वो 3f आंसर जो हमारा आ गया था ना v का, उसी के साथ चला जाता हूँ। तो जरा देखो कि जो ये मैग्निफिकेशन का टर्म है वो कैसे हमारे लिए सॉल्व होता है, मतलब कैसे हमको मालूम चलता है कि कौन छोटा कौन बड़ा, ये सब, या उल्टा या सीधा कौन सा, कैसे, इसको मैं पहले हटा दूं। देखो बेटा इसमें मैंने क्या करा, पहले तो मैं मिरर फॉर्मूला लगा के जितना आसान हो जाए वैल्यू उतना आसान वैल्यू करके निकाल लेता हूँ। अब देखो मैग्निफिकेशन निकालता हूँ मैं, अभी ध्यान देना हमारा ऑब्जेक्ट ये वाला है, ये वाला, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल बता दिया था। मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, वो क्या हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू। अब याद है बेटा हमने एफ को कितना लिख लिया, एफ तो एफ ही था, एफ के टर्म में हमने किसको लिख लिया था, वी को, वी हमारा आ गया है -3 ना, u हमारा था -3f बाई टू, बेटा है ना? Yes, sir. ये मैं पीछे वाला डेटा यूज कर ले रहा हूँ। तो देखो बेटा अगर m में वैल्यू रखोगे तो Yes, sir. हाँ ऐसे लगा दो, -v की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -3f। बेटा फॉर्मूले को हमेशा ही साइन के साथ यूज करना है, और u की वैल्यू कितना है बेटा -3f बाई टू, ये आ गया। तो देखो ये माइनस, ये माइनस चला गया, पहले तो माइनस का काम हुआ, ये चला गया, ये आ गया -2। अब जरा ध्यान से देखना मैग्निफिकेशन ये है। अब बताओ बेटा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या निगेटिव, बोलो भाई। बेटा ये आवाज आ रही है क्या मेरी? सब लोगों को बेटा आवाज सही से आ रही है ना? Yes, sir. और स्क्रीन अभी नहीं आ रही होगी, स्क्रीन लाते हैं।
बेटा अभी स्क्रीन सबको मिल रही है? Yes, sir. अब देखो बेटा हमारा आंसर आ गया था -2, ये आपने देखा। -2 पहले बताओ नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। इन्वर्टेड इमेज या इरेक्टेड इमेज? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज। तो आपने देखा बेटा हमारा जब हमने रे डायग्राम खींचा था तो यहाँ पे इमेज कैसा आपको दिखा था? इन्वर्टेड, ठीक है ना। दूसरा, क्या ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, ग्रेटर देन 1। देखो हम किसको देखते हैं 1 से? हम m को नहीं देखते कभी, हम मॉड ऑफ m को देखते हैं, याद है? जब एक से बड़ा या एक से बड़ा और छोटा देखना होता है तो हम उसके मॉड को देखते हैं, उसको ध्यान देना भाई। और मैंने लिखा हुआ है, देखो मॉड में देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो साइन देख रहा हूँ, तो ठीक है। वो आप अगर -2 को देखें तो वो 1 से बहुत छोटा है ना, लेकिन अगर हम 2 को देखें तो वो 1 से बड़ा है। और हमको क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है ना। तो मैग्नीट्यूड है 2 और 2 है 1 से बड़ा। तो इनलार्ज या इनलार्ज इमेज बनेगा या डिमनेस्ड? एनलार्ज। इनलार्ज। तो बेटा ये देखो बड़ा हुआ। और यही जो टेबल मैंने आप लोगों को भेजी है बनेगा। क्या बनेगा? बेटा आपके विचार थोड़े उल्टे लगे, फिर से बताइए, अपने व्यक्त करिए विचारों को फिर से। ये इनलार्ज बेटा सबको समझ में आ गया? बताइए बेटा, इनलार्ज सबको समझ में आ गया? Yes, sir. बेटा मेरी आवाज सबको मेरी आवाज तो सबको पहुंच रही है? सबको आवाज पहुंच? Yes, sir. तो और ये स्क्रीन सबको पहुंच रही है? Yes, आ sir. रही है, sir. हाँ, तो कोई था जो डिमनिश कह के फिर निकल लिया क्या शायद? चलो देखो, 1 से बड़ा है तो इनलार्ज बनेगा। चलो तो बेटा यहाँ तक तो हम कैसे एनालाइज करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। जो मैंने आपको टेबल भेजा हुआ उसमें कौन कहाँ कैसे है उसको हम याद कर लेते हैं। आईबीएस की इसकी जरूरत नहीं होगी और आप समझदारी दिखाएंगे, और जिसको लगेगा नहीं वो समझदारी नहीं दिखा पा रहे मुझसे पूछ लेगा, इसमें बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं होगी, ठीक है। तो रे डायग्राम हुआ और दूसरा हुआ एनालिटिकल मेथड। और एनालिटिकल मेथड पे मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि उसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता। तो अब टेबल पे जरा आ जाइए बेटा। हमने ये तो देख लिया कि भाई ऑब्जेक्ट किस तरफ बनेगा, इमेज किस तरफ होगा। अच्छा चलो मुझको एक बात और बता दो बेटा, यहाँ पे हमको आगे बातें लिखनी पड़ेंगी, इससे अच्छा या देखो बेटा, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में रहेगा, यानी ऐसे कंडीशन में, तो बताओ बेटा हमारा जो इमेज होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल होगा या वर्चुअल? रियल। क्यों? क्योंकि बेटा वो रिफ्लेक्टिंग साइड में है, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जैसे ही 4 नंबर पे जाएगा वो क्या हो जाएगा? Virtual. वर्चुअल। बेटा इसमें तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं। और जरा इमेज पे ध्यान देना, आप इमेज पे ध्यान देना। जो 2 नंबर और 1 नंबर है ये तो किस तरफ है? ऑब्जेक्ट की तरफ है। भाई ऑब्जेक्ट हमारा किस तरफ होगा? ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के आगे है, और मिरर के आगे है तो 2 नंबर 1 नंबर। देखो जैसे यहाँ इस केस में, जैसे पहला सब लोग केस देखें, जब हमारा ऑब्जेक्ट रीजन 1 में है तो इमेज कहाँ में बना है? रीजन 2 में। तो बेटा ऑब्जेक्ट रीजन 1 में होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट किस तरफ है? इस तरफ, और इमेज किस तरफ बना? इस तरफ। अब बताओ दोनों एक तरफ है या अलग अलग? मतलब एक साइड में है। अच्छा एक तरफ है, तो आप बताओ कि जो इमेज बनेगा वो रियल होगा या वर्चुअल? Real. तो रियल के लिए बेटा ना मैं ये जो आर अभी रियल और वर्चुअल लिखा हूं ना, तो उसमें मैं इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। मैं आर और वी लिख दूंगा, इससे मान चल जाएगा कि रियल है वर्चुअल। तो 2 पे क्या हुआ? रियल। बेटा सही है। अब जा देखना दूसरे कंडीशन में क्या हुआ। दूसरे कंडीशन में ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो इमेज यहाँ पे बनाया। बताओ दोनों एक साइड में है या अलग अलग साइड में? एक साइड। रियल या वर्चुअल? रियल। हाँ बहुत सही। अच्छा अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा है 3 नंबर पे, ऑब्जेक्ट है हमारा 3 नंबर पे, और इमेज कहाँ बना? 4 नंबर पे। अब बताओ ये रियल या वर्चुअल इमेज? Virtual. वर्चुअल। उल्टी साइड बन गया ना भाई। देखो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था इस कंडीशन में? 3 नंबर रीजन में, यहाँ पे, और इमेज कहाँ पे बना? 4 नंबर रीजन में, यहाँ पे। तो दोनों उल्टे हुए या नहीं हुए? एक है मिरर के एक तरफ, दूसरा मिरर के दूसरी तरफ। ऐसे कंडीशन में हमने याद करा कि इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। अच्छा अगला देखो बेटा, ऑब्जेक्ट है हमारा 4 नंबर पे यानी इस रीजन में, तो इमेज कहाँ बना? इस रीजन में। अब बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड या अपोजिट साइड? Opposite side.
अपोजिट साइड, तो Opposite. Side. हाँ बहुत सही। तो इमेज कैसा बनेगा? Virtual. हाँ बेटा, Virtual. वर्चुअल। बताओ बेटा, समझ में आया क्या? थोड़ा सा जी सर। अब जरा देखो यहाँ पे डी पॉइंट पे आ जाओ, जो टेबल बनाया है उसके डी पॉइंट पे आ जाओ, पहला वाला टेबल। उसमें लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर, उसमें लिखा हुआ है रीजन 4, दिख पा रहा होगा। फिर लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा वाला बीच वाला कॉलम, उसमें लिखा हुआ है रीजन 3, जो कि हम देख ही रहे हैं, 4 रीजन में होगा तो रीजन 3 में बनेगा। फिर देखो जरा उसमें क्या लिखा हुआ है, इमेज रियल लिखा है या वर्चुअल? वर्चुअल। क्या लिखा हुआ बेटा? वर्चुअल कहाँ लिखा हुआ है? मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ? देखो, जो कॉनकेव मिरर का कंडीशन है उसमें सीरियल नंबर डी देख रहे हो बेटा सब लोग? सर रियल लिखा है शायद। हाँ, तो शायद नहीं, रियल ही लिखा है, लिखा है ना। मैं पूरा पढ़ देता हूँ। पोजीशन ऑफ इमेज का सबसे नीचे वाला जो रो है उस पे आ जाओ, तो उस पे लिखा हुआ रीजन 3, जो कि हमने लिखा हुआ, देखो रीजन 3 मैंने कहा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ दिख रहा है सबको मेरे स्क्रीन पे? रीजन 3 को मैंने कलर किया है, ये वाला। अच्छा, रीजन 3 लिखा हुआ, वहां भी लिखा हुआ, लेकिन उसके बाद ब्रैकेट बनाया लिखा है रियल साइड, जाहिर सी बात है रियल साइड में ही होगा। 3 नंबर रियल साइड में ना बेटा, आगे रिफ्लेक्टिंग साइड में रियल साइड हुआ वो। फिर लिखा हुआ आगे उसके रियल इमेज। अब ये कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और मुझको लगता है कि कई बार इसमें दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आप मेरे ही लाइन को, जो मैंने अभी बोला होगा कि भाई ऑब्जेक्ट और इमेज आइदर साइड, तो इमेज कैसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? क्या बोला था मैंने? अगर ऑब्जेक्ट, हाँ वर्चुअल बोला था। अब आपके नियम से यहाँ पे वर्चुअल होगा और दिया हुआ है रियल। अब हम कहेंगे कि भाई कौन सा सही कौन सा गलत, तो बेटा ना तो वो गलत ना तो हम गलत। दिक्कत क्या है वहां पे, वो जरा समझे। देखिए होता क्या है बेटा, कि जब मैंने आपको ये कहानी बताई कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक तरफ हो, तो ध्यान देना मैंने ऑब्जेक्ट को हमेशा रियल लिया है। रियल क्यों लिया है? क्योंकि जब ये कहानी बता रहा था तो मैंने मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग साइड था उसी के आगे ऑब्जेक्ट रखा था, यानी कुछ ऐसे। अगर आप मिरर को समझें तो मैंने ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे रखा था ना, इस तरफ, उसके रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ। लेकिन आज का जो मामला है वो थोड़ा उल्टा हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई? हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब बेटा यहाँ पे गलती क्या करते हैं, देखें ये होता है ना कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो एक सबसे अच्छे न्यूमेरिकल का जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा वो यही आएगा। बेटा इस वाले पॉइंट को जरा समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। देखो क्या है यहाँ पे बेटा, देखना हम एक गलती करते हैं और उस गलती के कारण सब कुछ गलत हो जाता है। देखो क्या, देखो ये अभी हमारा मेरा पेन ये है बेटा मिरर, ये कॉनकेव मिरर ही है। आज से पहले तक सारी कहानी ऐसे स्टार्ट होती थी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, नहीं बेटा? और इसी को लेकर हमने अभी तक के 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अब देखो क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना? यहाँ पे है ना बेटा, रीजन 4 में, सही है? अब देखो सही, हाँ देखो रीजन 4 में जब ऑब्जेक्ट है तो बेटा हम क्या समझते हैं उसको जरा समझिए। हम क्या समझते हैं उसको जरा समझिए। हम ये समझते हैं ना कि ऑब्जेक्ट रीजन 4 में है, जैसा आपको दिख रहा है, तो लाइट रेज ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। बताओ बेटा, क्या आप लोग यही नहीं समझ रहे हैं? आप लोग भी यही समझ रहे होंगे, नहीं? यस सर। क्योंकि हमने क्या समझा है? हमने यही समझा है कि भाई देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो लाइट रेज यहीं से निकलेगी। हमने यही कहानी बनाई हुई है। पर बेटा रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा नहीं होता। आप किस पे भरोसा करिए, आप बेटा कभी भी इमेज कहाँ पे बना उस पर भरोसा मत करिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उस पर भरोसा मत करिए। करिए किस पे? करिए आप रेस पे, कि रेस किधर से किधर आ रही है। देखिए बेटा, ये जो अभी आपने बनाया था रे, आपने क्या कहा था? आपने ये कहा कि भाई ऑब्जेक्ट चूंकि रीजन 4 में है इसलिए वो लाइट रेज को प्रोड्यूस करेगा, जैसा हम ऑब्जेक्ट को लेके मानते हैं। तो प्रोड्यूस करेगा तो कैसे प्रोड्यूस करेगा? ऐसे लाइट रेज जाएंगी। आप सब ऐसे कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। जरा समझे मेन कहानी क्या है। मेन कहानी कुछ ऐसी है। कहानी ऐसी है कि ऑब्जेक्ट वहां पे तो था ही नहीं। ऑब्जेक्ट असल में किस तरफ था? इस तरफ, इस तरफ। ऑब्जेक्ट बेटा इसी तरफ तो होगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट पीछे बनता, यानी अगर वास्तव में ऑब्जेक्ट इस तरफ होता तो लाइट रेज जाती तो उसको पेंटेड साइड मिलता और वहां पर रिफ्लेक्शन ही ना होता, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो किस तरफ होगा बेटा? मेरे हिसाब से रीजन 1 2 3 जिस तरफ रीजन है उस तरफ अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज वगैरह की बात हो पाएगी। तो बेटा असल में ऑब्जेक्ट पीछे है नहीं, आप तो इसको एक्सटेंड करके
ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं और इसी को ऑब्जेक्ट कहने के बाद लाइट रेज वहां से ले जा रहे हैं। लेकिन बेटा जो मेन कहानी है, क्या आपको लगता है लाइट इधर, यानी इधर का मतलब इधर से इधर यानी एक्स एक्सिस के निगेटिव में चल रही है या इधर से इधर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में चल रही है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में। और यही, हाँ यही कहानी है। देखो हम शुरू में क्या गलती कर रहे थे, शुरू में हम लाइट रेज इधर ले जा रहे थे, इधर ऐसे ऐसे ले जा रहे थे, पर वो गलत है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वहां है नहीं। वास्तव में जो लाइट रेज है वो ऐसे चल रही हैं, आप सबको दिख पा रहा होगा। और अगर ऐसे चल रही हैं तो सोचो इमेज किस तरफ बन रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इमेज हमने किस रीजन में बोला था, रीजन 4 में ऑब्जेक्ट था तो रीजन 3 में इमेज बना था। अब 3 में इमेज बनने का मतलब बेटा रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, क्या आपको नहीं लगता वास्तव में मिलेंगी? वास्तव में मिलेंगी। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप बताओ बेटा जो इमेज है, क्या आपको नहीं लगता उसी तरफ बनी जिस तरफ आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज जा रही है? हाँ। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इमेज कैसा है, रियल। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रियल होगा, फिर कहेंगे कि सर आपने तो कुछ और बोला था और हम आपकी बात मानेंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। बेटा गड़बड़ नहीं होता, असल में होता क्या है, देखो कई सारी बातें मैं अगर आपको एक साथ बता दूंगा तो आप कहेंगे अरे ये क्या, अरे याद रखने तो बड़ा मुश्किल। लेकिन देखो जरा, मैंने शुरू कहाँ से करा था, मैंने शुरू करा था कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ अगर इमेज बन जाए दैट विल बी रियल। आप देखो यहाँ से कंडीशन नंबर जो ये हमने पढ़ा, कंडीशन नंबर ये, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, इसमें तो वही चीजें हैं, इसमें कोई बदला नहीं। लेकिन कंडीशन नंबर 4 जो है वो बदल गया, और जब बदल गया तो मैं इसका एक जनरल एस्पेक्ट आपको बता देता हूँ। अब जनरल एस्पेक्ट तुरंत बता देता तो आपको याद करने में दिक्कत होती। उसमें क्या है, उसमें ये है कि बेटा देखो जिस तरफ इंसिडेंट लाइट रेज होती हैं, जिस तरफ इंसिडेंट लाइट रेज होती हैं उसी तरफ अगर इमेज बन जाता है तो वो क्या होता है, हमेशा रियल। और अगर उसके उल्टे बनता है तो क्या हो जाता है, वर्चुअल। मैंने किसको किससे रिप्लेस कर दिया, मैंने जो अभी तक ऑब्जेक्ट कहा था, ऑब्जेक्ट को किससे रिप्लेस कर दिया, इंसिडेंट रे से। सही बेटा। और अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे से रिप्लेस करा है तो इसका मतलब कहानी रिफ्लेक्शन में भी बदल गई। वहां पे भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे जिस तरफ ऑब्जेक्ट है अगर ऑब्जेक्ट उसी तरफ बना तो वो क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल। लेकिन वहां पे, हाँ वहां पे जब मैं जाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लोज व्यू दिखाऊंगा तो आपको ये कहानी दिखेगी। अब बेटा देखना, मैंने कहा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अलग इसलिए रखा था क्योंकि बेटा जब आप क्वेश्चन करोगे तो सोचो क्या करोगे, क्या गलतियां करते हो आप कॉमन सी। मान लो ये आपने मिरर बनाया ना, और ऑब्जेक्ट आपको यहाँ बना हुआ दिखा, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि भाई ऑब्जेक्ट रीजन नंबर 4 में है। तो आपसे जब साइन कन्वेंशन लगाने को कहा जाएगा तो आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट को लोगे और इधर से इंसिडेंट लाइट रे दिखा दोगे। जब इंसिडेंट लाइट रे दिखा दोगे तो आप क्या कहोगे, भाई लाइट रे इंसिडेंट तो इस तरफ से हुई, तो जो भी डिस्टेंस इधर मेजर करोगे वो पॉजिटिव होगा, उल्टे करोगे तो निगेटिव होगा। लेकिन आप गलती कर रहे होगे, गलती क्यों कर रहे होगे, गलती ये कर रहे होगे कि लाइट रेज कभी इधर तो गई ही नहीं, लाइट रेज तो इधर गई थी, याद है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डायरेक्शन होगा वो है एक्चुअल इंसिडेंस का डायरेक्शन, ये है इंसिडेंट रे। सही बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर कोई डायरेक्शन होगा, इन द डायरेक्शन हुआ, ये पॉजिटिव होगा, और अगर उल्टा हुआ तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। बेटा बातों को आप पकड़ पा रहे हो? यस सर। तो आपको ऑब्जेक्ट देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप आईटी एडवांस तक के भी क्वेश्चन करने लगो तो उसमें यही होता है। आगे जाके क्या होगा ना, अभी मिरर पढ़ लिया हमने, स्फेरिकल फिर प्लेन मिरर पढ़ ही चुके हैं, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा जाने लगेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है आप देखेंगे, और हमने पहले भी बात करी थी कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका किसी ने इमेज बना दिया तो जो अगला एलिमेंट होता है वो क्या करता है, उस इमेज को ही ऑब्जेक्ट समझ बैठता है, और वहां से फिर उस इमेज का जो पहले का इमेज था उसको ऑब्जेक्ट बना देगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट का क्या बना देगा, इमेज। तो अगर सही से देखो तो क्या हुआ, पहले ने ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया और वो इमेज दूसरे वाले के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, फिर उसका इमेज बना। तो देखो कहानियां बढ़ती जाएंगी। अब अगर कोई तीसरा एलिमेंट लगा देगा तो जो दूसरे का इमेज होगा वो तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो कहानी आप देखो ना बढ़ती जा रही है। अब इस ऑब्जेक्ट बना इमेज हुआ, ऑब्जेक्ट बना इमेज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम समझेंगे भाई ये ऑब्जेक्ट है तो इसी से हम जो है साइन कन्वेंशन लगा लें। लेकिन ध्यान देना, साइन कन्वेंशन हमेशा इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल डायरेक्शन होता है उससे दिखाते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट को डिसाइड करके फिर उससे लाइट रेस ले जाते हैं, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर दिया बेटा तो आपसे ये वाली गलती हो जाएगी,
आपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया था और आपने इसको इंसिडेंट मान लिया, ये सरासर गलत हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में इंसिडेंस कौन सा है? एक्चुअल में इंसिडेंस ये वाला है। बेटा ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। हाँ तो ये, हाँ बेटा सर अगर यही इंसिडेंट रेस जो है ये अगर हम्म। डाइवर्जेंट हो जाए डाइवर्जेंट किस केस में? सर इसी में ही जैसे अच्छा हाँ, नहीं वो तो आसान हो गया, वो वाला आसान हो गया। देखो जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, अब आपने कहा कि ये डाइवर्जेंट हो जाए, यही तो है बेटा, मैं इसको क्या, इसको कन्वर्जेंट मान रहा हूँ, तो आपके हिसाब से डाइवर्जेंट यही तो हुआ, ये सर यही तो भाई ये तो पीछे जाके सच में मिल रही है ना, तो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे होगा। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट और इंसिडेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट इसी तरफ होगा और हम इंसिडेंट्स को ऐसे ही देख रहे हैं, तो इसमें तो दोनों में कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। वो तो हमने शुरू के जो 3 कंडीशन देखे बेटा, कंडीशन नंबर 1 की भाई ऑब्जेक्ट 1 पे रीजन 2 पे इमेज, ऑब्जेक्ट 2 पे तो रीजन 1 में इमेज, ऑब्जेक्ट 3 में तो रीजन 4 में इमेज, तो ये तो सेम है। सही बेटा? बेटा आपके लिए मैंने बना के दिखा दिया, समझ में आया आपको क्या? यस सर हाँ तो मैंने ये जो Yes, sir. मैंने ये जो फाइनल करा ना, ये फाइनल वाला, ये वाला, ये फाइनल कंपाइलेशन है, ये वाला आपके लिए वो हो जाएगा। अब आप उसको ऑब्जेक्ट से जो कह रहे थे ना, उस ऑब्जेक्ट शब्द को हटा दीजिए, ऑब्जेक्ट शब्द को हटा के, जैसे मैं पीछे आपको लेके दिखाऊं, तो पीछे जब मैंने आज ही के दिन डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि हमारे पास ये तरीके हैं, ये तरीके, आई थिंक अच्छा ये रेट, ये तो इससे पहले वाली क्लास का है, हमने आज जो बात करी है वो यहाँ से शुरू करी है। ये आपने देखा बेटा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि देखो ऑब्जेक्ट इधर, इमेज उधर, तो रियल, मैंने ये बताया ना, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दो, इसको किससे रिप्लेस कर दो? इंसिडेंट रे से। सही है ना? ठीक है, और हम क्या करेंगे, मैं ये जो फाइनल वर्डिंग निकल के आई वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये है इफ incident ray and image is at same site, तो बताओ बेटा इमेज रियल या वर्चुअल? इमेज क्या हो जाएगा? रियल। सही बेटा? रियल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इफ इंसिडेंट रे एंड इमेज, बेटा मैंने डॉट लगा दिया, कॉमा लगा दिया, इसमें तो ऊपर वाली लाइन को कॉपी करिएगा, is at तक तो सेम, ऑपोजिट साइड, वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल। सही बेटा, सही बेटा, ये कहानी समझ आ गई सबको? Yes, sir. अब बेटा देखो मैंने यहाँ पे 2 एस्पेक्ट तो बता दिए, अब जल्दी से हम और एस्पेक्ट देख लेते हैं। देखो और एस्पेक्ट में क्या होगा, और ये आप चाहो तो एक साथ याद कर सकते हो। मैंने अभी इधर बताया कि अब इधर सीरियल नंबर लिखे हो, अब इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन याद रखना है सब इसमें दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, एक आध दो तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। यहाँ पे एक गड़बड़ी इसने क्या कर दी है, आपने देखा होगा कि लास्ट वाले कॉलम में इसने मैग्निफिकेशन लिखा है ना, तो प्रॉपर्टी बेटा पोजीशन ऑफ इमेज में भी एक रख दी है और मैग्निफिकेशन में भी एक रख दी है, तो मैं सबको इकट्ठा कर लूंगा। देखो मैं पहला बताता हूँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनाइट पे रहे, तो बेटा बताओ इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे, वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा ना। अब कैसा बनता है? दोनों एक ही तरफ है, तो सबसे पहले रियल बनेगा। बेटा ये मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ, मैं किसकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ? इमेज की। आप ध्यान से देख रहे हो? हाँ, तो इमेज रियल बनेगा। दूसरा सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? तो उल्टा बनता है। ये आपको इसमें लिखा हुआ, मतलब फोकस पे तो एग्जैक्टली नहीं है, वो रीजन वाइज दिया है। अच्छा उसके बाद बड़ा बनता है या छोटा बनता है? तो हमेशा छोटा बनता है। सही बेटा, आपको ये 3 क्वालिटी याद होनी चाहिए। सीरियल नंबर 2 पे आते हैं। सीरियल नंबर 2 में है कि जब भाई हमारा रीजन नंबर 1 पे होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा रीजन नंबर 2 में बनेगा। हमने इसके बारे में बात कर ली है, रीजन 1 2 कहाँ है। अब क्वालिटी क्या होगी? तो पहला रियल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने रियल भी देख लिया है। इन्वर्टेड होगा,
और enlarge हो, enlarge होगा या डिमनेस्ड होगा? छोटा होगा, डिमिनिश्ड। डिमनेस्ड होगा। और ये तो लिखा हुआ भी है ना भाई, जैसे देखो ये जो इसमें सीरियल नंबर ए लिखा हुआ उसमें लिखा भी हुआ डिमनेस्ड। सही बेटा। सीरियल नंबर 3 देखते हैं बेटा, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, हाँ। sir. अब बेटा जब हमारा सी पे ऑब्जेक्ट हो जाता है, सी पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सी पे ही हमारा इमेज बनता है। और अलग अलग बातें देखें, रियल होता है ना, इन्वर्टेड होता है, देखो अभी तक इन्वर्टेड ही हमने लिखा हुआ है, और सेम साइज का बनता है। सही है। अब चौथा नंबर देखते हैं भाई, जब हमने क्या देखा था, सी के आगे रीजन नंबर 2 था, रीजन नंबर 2 में होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? रीजन नंबर 1 पे। कैसा होगा? तो अभी भी रियल होगा, अभी भी इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज। और यहाँ से इनलार्जमेंट स्टार्ट, इनलार्ज। सही बेटा। अब कंडीशन नंबर मतलब सीरियल नंबर 5 देखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम आ जाते हैं एफ पे, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ का भरपूर फायदा उठाते हैं। एफ पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा? इन्फिनाइट पे। अब देखो रियल बना, रियल बना, उल्टा बना, यहाँ तक तो सेम। लेकिन अब देखो पहले क्या था, पहले अगर हमने पहला सीरियल नंबर 1 पे देखो तो हमने क्या करा था? डिमनिश बनाया था ना, अब यही हो जाता है इनलार्ज। सही बेटा, यहाँ तक सही है। Yes, sir. यस सर। 6 नंबर पे आते हैं, जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो उसको बेटा हमने रीजन नंबर 3 बोला है, तो इमेज कहाँ बनेगा? 4 नंबर पे ना। 4 नंबर पे जब जाता है तो जाहिर सी बात उल्टे हो गए, तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल। इरेक्ट सीधा बनता है, देखो इससे पहले तक सीधा नहीं बना था, यहाँ पे सीधा बन गया। और छोटा या बड़ा? Enlarge. बड़ा। बड़ा। हाँ, बड़ा मतलब अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हमको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो टीचर का भी काम थोड़ा सा कई जगह आसान हो जाता है, कई जगह टीचर तो इसका पूरा फायदा उठा लेते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर में हम जब जा रहे हैं तो बेटा यहाँ पे हम रीजन 4 में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा? 3 नंबर पे। ठीक है, अब बात करते हैं वर्चुअल या रियल। रियल। भाई यही कहानी हमने पढ़ी थी, हमने यही कहानी पढ़ी थी, याद है? अभी जो, हाँ रियल। अच्छा, इरेक्ट या इरेक्ट बनेगा या इन्वर्ट बनेगा? हाँ बताए बेटा। इरेक्ट, हाँ बहुत सही। अच्छा उसके बाद छोटा बनेगा या बड़ा? Diminished. डिमनेस्ड, बहुत सही। तो बेटा ये समझ में आया क्या है? तो ऐसे ही हमारा सब काम हो जाता है कि अब देखें इरेक्ट यहाँ पे 2 जगहों पे है, जो डिफरेंस है आप उसको थोड़ा अंडरलाइन वगैरह कर लीजिएगा, ये इरेक्ट यहाँ पे, यहाँ पे। और इनलार्ज वगैरह तो तुम देख ही पा रहे हो कि क्या होता है। इसलिए बेटा जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बोल देते हैं कि भाई देखो रियल इमेज है, देखो ये है, देखो वो है, जिससे आप एक अंदाजा लगा दें कि भाई वो कहाँ पे होगा, कैसा होगा। सही बेटा। तो लास्ट में आप देखो कि एक ही बार, देखो वर्चुअल में अगर ध्यान से देखो तो वर्चुअल केवल एक ही बार हुआ है, जब ऑब्जेक्ट 3 नंबर पे है, इमेज 4 नंबर पे है, तो एक ही बार वर्चुअल हुआ, अदरवाइज वर्चुअल नहीं होता। और इरेक्ट तो कई बार हो चुका, आप देख ही पा रहे होंगे, इरेक्ट कई बार हो चुका है, डिमनिश भी कई बार हो चुका है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आ गया? बताए बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, 2 स्टूडेंट अपने साथी जो है वो आ चुके हैं, लेकिन साइलेंटली वेट कर रहे हैं कि जब क्लास खत्म होगी तब जुड़ेंगे। चलो अभी टाइम जो है कितना रह गया बेटा, कुछ किसी को दिख पा रहा है? सर 20 मिनट, 20 मिनट रह गया है, बहुत ज़्यादा रह 15 गया। मिनट, सर 15 मिनट रहेगा सर, 15। अच्छा एक आध बार और कहूँगा तो हो जाएगा 10 मिनट, बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं भैया। सर नहीं सर, नहीं सर देखा नहीं था सर। अच्छा चलो, तो बेटा सबको स्क्रीन मिल रही है क्या? नहीं मिल रही होगी, आ रही है सर। आ रही है। चलो तो बेटा अगले वाले पॉइंट पे जाते हैं। देखिए बेटा हम दूसरा वाला जो हेडिंग है, मतलब जो दूसरा वाला मैंने आपको भेजा है, उस पे आप आओगे तो लगभग सेम, मतलब जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं तो लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज फॉर
कॉन्वेक्स मिरर। बेटा इसमें दिव्या आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो इसी में आ जाएगा। अब बेटा देखिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका यूज कर लेता हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि कितना टाइम लग जाता है, अगर आप कुछ समझने समझाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर, सबको दिख पा रहा होगा। अब बेटा देखो ऑब्जेक्ट तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्टिंग साइड पे रखा जाएगा, लेकिन वही है आप देखेंगे कई सारे ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन बताए जाएंगे। जैसे देखो आप इसको बोला गया है रीजन नंबर 4, यहाँ पे इन्होंने बोला है सी, यहाँ पे बोला है एफ, नहीं, और रीजन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है ये है प्लस इन्फिनाइट, ये है माइनस इन्फिनाइट। रीजन नंबर 1 बिल्कुल वैसा ही जैसा पीछे देखा था, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4 तो लिख ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बेटा वही कहानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है 1 पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इमेज, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर हमारा 1 पे है तो इमेज कहाँ बनता था बेटा पहले भी 2 पे, याद है बेटा पीछे वाले फॉर्म फिगर में। और जब ऑब्जेक्ट 2 में था तो इमेज कहाँ बनता था 1 पे, सबको याद ही है, सब वही कहानी है। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 3 नंबर पे होगा तो इमेज कहाँ बनता था बेटा 4 नंबर पे, 4 पे। हाँ, और जब 4 नंबर पे होता था तो कहाँ बनता था 3 नंबर पे, सही ना। तो ये सब वही कहानी रियल बच्चों सब देख लेंगे। बेटा इसमें आप जो ये पॉइंट है ना वो पॉइंट में पढ़ते जाता हूँ, जरा देख लीजिए कि क्या आप उन सबसे एग्री हैं। तो जैसे देखिए बेटा सबके पास टेबल तो है ना बेटा सबके पास। यस सर। आप लोग सामने है क्या बेटा, ये मैं पढ़ूं तो आप लोग देख पाएंगे ना, बताओ बेटा। हाँ चलो, मेरी आवाज तो सबको सही से पहुंच रही है ना। यस सर। हाँ बेटा मैं जल्दी से इसको पढ़ दूं। अब मैं वही जो लिखा हुआ है वो फिर से देखो, मैंने तरीका बता दिया कैसे लिखना है, तो इसमें आपकी काम कीजिए आपको निकालनी, ये एम छोटा बड़ा वो उसी से तो वही बातें बता रहे हैं, वो सब मत लिखिएगा। मैंने आपको जैसे बना के दिखाया ना, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, बल्कि ज्यादा दिया हुआ है, उसको उसी हिसाब से अरेंज कर लें तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। देखो बेटा सब वो टेबल देख पा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ूं बेटा, मैं आगे पढ़ूं बेटा। यस सर। हाँ चलो देखो, यस सर। हाँ कॉन्वेक्स मिरर में जो सीरियल नंबर ए है उसमें लिखा क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो रीजन नंबर 1 में है। अब देखो बेटा ध्यान से, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 जो हमने इससे पहले देख रखा है, मतलब जहाँ पे हमने बनाया हुआ है वो जरा ध्यान से देखना, वो किस तरफ है बेटा, पेंटेड साइड में। आपको दिख पा रहा है पेंटेड साइड में है ना, इस तरफ। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट को तो हमको इस तरफ रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा इन तीनों केसेस में, चाहे 1 पे हो ऑब्जेक्ट, चाहे 2 पे हो, चाहे 3 पे, ये सब होगा वर्चुअल ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन 1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्चुअल साइड, तो हमको वर्चुअल साइड नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब बेटा सीरियल नंबर बी में भी देखो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखा होगा, सीरियल नंबर सी में भी देखो तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखा है, दिख रहा है बेटा सबको। यस सर। और सबसे लास्ट में जब साइड 4 पे रख रहे हैं तो वहां पे रियल ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं सीरियल नंबर ए पे और उसमें हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। याद है बेटा हमने पीछे जब पोजीशन ऑफ इमेज देखा था तो वो कैसा था, सबसे पहले वो रियल था, मतलब पहले कॉन्केव से मैं इसका कंपेयर कर रहा हूँ जिससे आपको दोनों याद हो जाए। तो वहां पे जब हमने देखा था तो वहां पे रियल था, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कैसा इमेज दिख रहा होगा, उल्टा, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। ठीक है बेटा, वर्चुअल इमेज दिख रहा है। अच्छा वहां पे भी इन्वर्टेड था, यहाँ पे भी इन्वर्टेड है, आपको दिख रहा होगा बेटा। यस तो सर। बस यहाँ पे रियल वर्चुअल का डिफरेंस आया। अच्छा ध्यान दीजिएगा मैग्निफिकेशन वाले कॉलम में आइए, सीरियल नंबर ए के मैग्निफिकेशन वाले कॉलम में, उसमें इमेज आपको दिख रहा होगा डिमनेस्ट, दिख रहा है बेटा। और पीछे हमने पढ़ा था डिमनेस्ट, पीछे भी हमने डिमनेस्ट ही पढ़ा है। तो इसका मतलब अगर आपको कॉन्केव का याद है तो उसमें आप क्या कर दीजिए, रियल को हटा के वर्चुअल बोल दीजिए, आपका सारा प्रॉपर्टी सेम है। समझ में आ गया सबको। यस सर। अब आते हैं सेक्शन बी पे, मतलब सीरियल बी पे, उसमें ऑब्जेक्ट आ गया रीजन नंबर 2 पे। याद है बेटा पीछे हम जब 2 पे आए थे तो हमारा इमेज कैसा बना था, 1 पे बना था, इनलार्ज बना था। तो इसमें भी देखिए मैग्निफिकेशन पे आ जाएगी तो इनलार्ज इमेज लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा। दूसरा सीधा था या उल्टा था, आपने देखा था ना उल्टा बना था। तो देखिए जरा पोजीशन ऑफ इमेज वाले कॉलम में सीरियल नंबर बी में इन्वर्टेड इमेज लिखा हुआ है, और जैसा हमने अभी भी बोला है
कि भाई रियल को ही हटा के वर्चुअल कर देना है। तो देखो आप पोजीशन ऑफ इमेज वाले सीरियल नंबर बी में लिखा हुआ वर्चुअल इमेज, सारी कहानी खत्म हो गई। तो हमको जो याद है पीछे, ऐसा नहीं कि फिर से याद करना है, वही याद रहेगा। बस एक करेक्शन है कि जहाँ पे रियल वर्ड लिखा था उसको क्या बना देना है, वर्चुअल। सही बेटा? यस सर। सी पे आते हैं। सी पे लिखा हुआ है कि जब रीजन 3 में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनता था बेटा, 4 में। याद है बेटा? 4 में बनता था, इनलार्ज बनता था, इरेक्ट बनता था और वर्चुअल बनता था। बेटा ध्यान देखना, वहां पे जैसे ही रियल था तो हमने अभी तक सीरियल ए और बी में क्या बोला था, वर्चुअल। अब जैसे ही पीछे कॉन्केव में हमारा वर्चुअल है तो हमने इमेज में क्या बोल दिया, रियल। आप सीरियल सी में पोजीशन ऑफ इमेज में आइए तो उसमें लिखा हुआ रियल इमेज, सबको दिख रहा है बेटा? जबकि कॉन्केव में क्या था बेटा, कॉन्केव में वर्चुअल था, याद है? यस सर। हाँ, उसको याद कर लिया। अच्छा, इमेज कैसा था, इरेक्ट वहां पे भी था, यहाँ पे भी होगा, और इनलार्ज वहां पे भी था, यहाँ पे भी होगा। मतलब आपको क्या करना है, अभी तक यही करना है कि हम पीछे अगर रियल है तो यहाँ पे वर्चुअल बोल देंगे, वहां पे वर्चुअल तो यहाँ पे रियल बोल देंगे। अब सबसे लास्ट में ये जो सबसे इंटरेस्टिंग है, उसने बोला अभी तक देखिए बेटा, जो इमेज है रियल वो केवल कंडीशन नंबर सी में बना हुआ है, कंडीशन नंबर सी में। और यहीं से बेटा दिव्या आपका आंसर आएगा जो आपने क्वेश्चन पूछा था। लास्ट वाला डी सीरियल पढ़ता हूँ। सीरियल डी है कि भाई जब ऑब्जेक्ट रियल होगा, यानी जाहिर सी बात है रीजन 4 में होगा। याद है बेटा, हमने जब रीजन 4 में देखा था तो हमारा इमेज कैसा था, रियल, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वर्चुअल, जो कि आपको पोजीशन ऑफ इमेज में दिया हुआ है। अच्छा, वहां पे बेटा हमारा इमेज कैसा था, इरेक्ट था या इनवर्ट था, बताए बेटा? वहां पे इमेज क्या था, इरेक्ट था। और ध्यान दीजिएगा बस यहाँ पे अंतर, यहाँ पे मतलब सिमिलरिटी, इरेक्ट इमेज यहाँ पे भी आपको आ जाएगा। बस वो रियल वर्चुअल में डिफरेंस अभी तक दिखा। अच्छा, और बताइए सीधा था या उल्टा था? मैं अभी सीधा उल्टा तो बना दिया। छोटा था या बड़ा था? तो पहले भी डिमिनिश्ड था, हाँ अभी भी डिमिनिश्ड होगा। तो बेटा अगर हम सम टोटल करें तो सम टोटल यही हुआ कि पीछे वाला अगर याद है तो इसका भी याद है, बस एक अंतर है, वहां पे जहाँ पे रियल होता था इमेज, यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगा, वहीं पे वर्चुअल। ऑब्जेक्ट के लिए तो कहानी एकदम सिंपल सी है। अब बेटा दिव्या आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन आपने जो पूछा था उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीरियल नंबर सी जो है हमारा, उसके हिसाब से सीरियल नंबर जो सी है उसके हिसाब से हमने ये कहा कि भाई ऑब्जेक्ट और इमेज की अगर बात करें तो इमेज एक ही केस में रियल हो रहा है। कब हो रहा है रियल बेटा, जब वो किस कंडीशन में रह रहा है, रीजन 4 में ना, और उस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, रीजन नंबर 3 में। दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो आपने आई थिंक रियल वाला ही पूछा था कि वर्चुअल पूछा था, मैं देख लूँ आपका क्वेश्चन। रियल पूछा था सर। रियल पूछा था ना? हाँ सर। आप एक बार क्वेश्चन बोल देंगे क्या, या मैं मुझको देखना पड़ा, मैंने नंबर सेव तो नहीं करा हुआ है। यस सर, मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए बेटा। What can be the largest distance of the image of a real object from a convex mirror of नहीं, एक मिनट, ऑब्जेक्ट रियल बोला था उसमें। हाँ यस सर। हाँ, थोड़ा आराम से बोलिएगा, यहाँ जो काम की बातें वहां पे थोड़ा आराम से बोलिएगा। रियल ऑब्जेक्ट, Image of a real object from a convex mirror. अच्छा इमेज का आपको डिस्टेंस मैक्सिमम बताना है। अच्छा आपको वी मैक्सिमम बताना है। क्या होगा जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज तब क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस मैक्सिमम तब क्या होगा जब ऑब्जेक्ट रियल होगा, यही ना बेटा? यस सर। अच्छा, और क्या कहते हैं कि आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर है ना? यस सर। हाँ, तो बेटा इनका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बताओ कि भाई इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो कितना मैक्सिमम होगा। कंडीशन ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। अब बेटा देखो, रियल कहने का मतलब वो कहाँ पे होगा, रीजन 4 में होगा। तो रीजन 4 में तो कहाँ कहाँ हो सकता है भाई, यहाँ भी हो सकता है और वो इन्फिनाइट पे भी हो सकता है ना, कई जगहों पे हो सकता है। ये पूरा रीजन ये यही है ना, ये पूरा रीजन 4 है, बताओ सही है? यस सर। इसी केस में ऑब्जेक्ट रियल होगा। अब देखना जरा, मिरर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या 2/r कर लेते हैं, ये होगा। सही बेटा? तो जरा यहाँ पे ध्यान, हाँ यहाँ पे देखना,
हम r जो पाते हैं वो r तो कांस्टेंट होता है, r जो होता है इस मिरर के लिए जैसे 20 है वो तो कांस्टेंट है। अब v और u की हमको बात करनी है कि भाई u के हिसाब से हमारा v डिसाइड होगा क्या होगा। अच्छा इमेज जाहिर सी बात है रीजन नंबर 4 में हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे होगा बेटा, रीजन नंबर 3 में, नहीं बेटा? Yes, sir. अच्छा रीजन नंबर 3 में जब होगा तो रीजन नंबर 3 कहाँ से शुरू होता है, P से स्टार्ट होता है, F पे खत्म हो जाता है, नहीं बेटा? तो एक Yes, sir. एक वो तबका होगा जो फॉर्मूले से सॉल्व करेगा। लेकिन अगर आपको ये लाइन याद है कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट कब रियल होता है तो कहते रीजन नंबर 4 में जब होगा। तो इमेज कहाँ पे बनता है भाई, रीजन नंबर 3 में। रीजन नंबर 3 में डिस्टेंस अगर मैक्सिमम चाहिए तो भाई देखो P से तो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो P से डिस्टेंस मैक्सिमम होकर कहाँ तक पहुंच जाएगा, F तक पहुंच जाएगा। तो क्या V मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो ये F नहीं हुआ बेटा, F मतलब R/2, सॉरी R/2, R कितना है 20, तो 20/2 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा दिव्या? Okay, sir. और अगर आप ये फॉर्मूले से करते तो भी कर सकते थे। कैसे, देखिए जैसे हम बात करते कि जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमको v बताना है तो ये 1/v। v किस तरफ होगा बेटा, देखो इंसिडेंट लाइट तो हमेशा इधर से इधर ही जाएगी, दिख रहा है ना, कलर चेंज कर देता हूँ। इंसिडेंट लाइट तो हमेशा इधर से इधर जाएगी तो u हमेशा इस केस में नेगेटिव होगा, u हमेशा नेगेटिव होगा। और इमेज हमारा यहाँ इस रीजन बनना है तो वो हमेशा क्या होगा, बेटा पॉजिटिव। तो यहाँ पे रख लेते हैं प्लस v और ये जो फॉर्मूला, ये मैंने मिरर फॉर्मूला पॉजिटिव के साथ है -1/u इज इक्वल टू 2/r, ये कांस्टेंट है। अब सोचो मैं यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ कि ये है कांस्टेंट। अब u और v में अगर मैं पूछूं डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है तो क्या बताएंगे बेटा, डायरेक्ट, दोनों ही नीचे है ना तो डायरेक्ट है, तो u प्रोपोर्शनल टू v। अब जरा बताओ अगर हमको v को मैक्सिमम करना है तो चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो u को भी क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। u मैक्सिमम होकर क्या हो जाएगा भाई, अब सोचो रीजन नंबर 4 में u मैक्सिमम होकर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, नहीं इन्फिनाइट हो जाएगा। और जाहिर सी बात है u इन्फिनाइट पे हो जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पे। अब ऐसा मत कीजिएगा वो प्रोपोर्शनल का मतलब u इन्फिनाइट तो v प्रोपोर्शनल उसके तो v भी इन्फिनाइट, नहीं भाई u और v से हमने ये देख लिया कि कौन कैसे बढ़ रहा है और बाकी हमको रखना होगा तो u को उठा के जो इन्फिनाइट है वो यहाँ पे रखेंगे ना u पे और उससे सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा हमारा बेटा, स्मॉल f। ठीक है, तो इससे हमको मान चलिएगा भाई मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है। तो अब देखो याद होने से ये सब फायदे हो जाते हैं। ठीक है हाँ बेटा, तो आज तो बहुत टाइम चला गया इसी में। चलो तो अब क्वेश्चन भी करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा। एक काम करते बेटा, कल हम मिलते हैं और कल मिलके हम इसके क्वेश्चन, हमारा सब कुछ हो गया है तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है कल मुझसे एक आध दो स्टूडेंट ने पूछा है, हाँ अभी बात कर रहा हूँ बेटा, मुझसे 2-4 स्टूडेंट ने पूछा है, एक दो स्टूडेंट ने पूछा है क्वेश्चन, मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा, आप अपना क्वेश्चन होगा तो वो भी ले लीजिएगा। हाँ बेटा।